ठीक है, जज़ाकल्लाह फुरकान। चलो हम स्टार्ट करते हैं, सब लोग ध्यान दो अच्छे से। कल का जो हमारा टॉपिक था सेकंड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, सॉरी सेकंड चैप्टर का सेकंड टॉपिक, सेकंड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक हमने क्या देखे, डेफिनेशंस जो थे वो हमने देखे, ठीक है। उसके बाद सेकंड चैप्टर का सेकंड टॉपिक जो है उसको हम देख रहे थे, उसमें हम क्लस्टर को समझ रहे थे, ठीक है। क्लस्टर क्या होता है उसको समझ रहे थे, इसका यहाँ पर उसका डायग्राम, ये क्लस्टर का डायग्राम था, ठीक है। क्लस्टर का डायग्राम है मतलब इसके अंदर दो क्लस्टर है, एक ये क्लस्टर है और एक ये क्लस्टर है। क्लस्टर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। क्लस्टर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। ये कैपिटल एन इज इक्वल टू क्या होता है, क्लस्टर साइज। कैपिटल एन इज इक्वल टू क्या होता है, क्लस्टर साइज। तो यहाँ पर एन इज इक्वल टू कितना है, 7। कितने सेल है, 7 सेल है ना। 7 सेल का ग्रुप मिलकर पूरे रेडियो स्पेक्ट्रम को यूज कर रहा है, उसको कहते हैं क्लस्टर। पूरे रेडियो स्पेक्ट्रम को कितने नंबर ऑफ सेल्स मिलकर यूज करते हैं उसको कहते हैं क्लस्टर। तो यहाँ पर ये 7 सेल का एक क्लस्टर है, 1 2 3 4 5 6 7। उसी का रेप्लिका जो है, उसी का कॉपी जो है वो यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 5 7। अभी 1 2 3 4 5 7 क्या है, ये 1 है तो ये भी 1 है, मतलब उसका मतलब मैंने समझाया था। ये 5 है और ये भी 5 है, तो दोनों में क्या सिमिलरिटीज है, ये क्लस्टर और ये क्लस्टर दोनों में नंबर ऑफ सेल सेम है। यहाँ पे भी 7 सेल है तो यहाँ पे भी 7 सेल है। यहाँ पे भी जो नंबरिंग का जो पैटर्न है, सेंटर में 1 है, फिर ऊपर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 3 4 5 6 7 है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी सेंटर में 1 है और 2 3 4 5 6 7 क्लॉकवाइज ऊपर से स्टार्ट है। जैसे कि मैंने कहा कि एक बार एक क्लस्टर बना लेते हैं, उसके बाद उसी का पूरा क्या करते हैं, कॉपी करते रहते हैं, ठीक है। वही सेम क्लस्टर को जहां जहां पर हमको सेलुलर सिस्टम सेटअप करना है, सेलुलर सिस्टम का नेटवर्क जो है वो एस्टेब्लिश करना है, तो वहां पर उसी का वो कॉपी बनाते रहते हैं, रेप्लिका बनाते रहते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ रेप्लिका जो है, कितनी बार हमने उसको रेप्लिका किया, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। वो आगे आएगा नोटिफिकेशंस कि कौन सी चीज को किससे नोटिफाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमको जो समझना था, जो लास्ट लेक्चर के एंडिंग में हमने कल जो समझे थे कि भाई ये 5 है और ये भी 5 है, मतलब यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ रेडियो चैनल्स असाइन किए गए हैं, वही सेम सेट ऑफ ग्रुप ऑफ रेडियो चैनल्स जो है वो यहाँ पे भी असाइन किए गए हैं। मतलब ये क्लस्टर का 5 नंबर का सेल और ये क्लस्टर का 5 नंबर का सेल, दोनों के पास जो रेडियो फ्रिक्वेंसीज है वो दोनों क्या है, सेम है। सेम सेट ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसीज दोनों सेल में है। दोनों सेल फिजिकली अलग अलग है, दूर दूर है, जियोग्राफिकली दोनों सेल जो है वो अलग लोकेशन पर है, बट दोनों सेल के अंदर जो बेस स्टेशन है उनके पास जो ग्रुप ऑफ रेडियो चैनल्स है वो क्या है, सेम है, ठीक है। हम क्यों ऐसा करते हैं वो हमको देखना था। सेम फ्रीक्वेंसी हमने असाइन की है दो सेल को, तो ये काम करेगा कि नहीं करेगा, और करता है तो किस तरीके से करता है, और ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। अब ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका बैकग्राउंड समझने के लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए, ठीक है। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि 1G के अंदर, फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो सेल रहता था, उसमें जो बेस स्टेशन रहते थे, सॉरी उसमें जो सेल की साइज रहती थी वो बहुत लार्ज रहती थी, बहुत बड़ा सेल बनाते थे, ठीक है। यानी पूरा एक विलेज के लिए एक सेल रहता था, उसमें एक बड़ा टावर वो लोग माउंट करते थे और उसके ऊपर वो लोग ट्रांसमिटिंग रिसीविंग एंटीना जो है बेस स्टेशन के वो माउंट कर देते थे, ठीक है। यानी एक विलेज के लिए पूरा एक रेडियो सेल, ठीक है, फिर बाजू वाले विलेज के लिए दूसरा रेडियो सेल। तो सेल की साइज जो थी वो क्या थी, बहुत ही लार्ज सेल थे। उनके अंदर जो एंटीनास माउंट करने के लिए जो टावर बनाया जाता था वो बहुत ऊंचा टावर बनाया जाता था, यानी टॉल टावर रहता था। तीसरा पॉइंट, अब बड़ा एरिया है, पूरा विलेज कवर करना है, हर एक को आपको सिग्नल पहुंचाना है, तो आपको ट्रांसमिटिंग पावर भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो लार्ज सेल विथ टॉल टावर विथ हाई ट्रांसमिटिंग पावर, ये तीनों चीजें थी फर्स्ट जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन में सेलुलर
कॉन्सेप्ट ने क्या किया, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। उसने कहा कि लार्ज सेल के बदले आप क्या करो, छोटे सेल बनाओ, स्मॉल सेल किए, सेल को स्मॉल कर दिए, छोटा कर दिए, तो एंटीना की हाइट भी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि अब कम डिस्टेंस कवर करना है, तो ज्यादा ऊंचा बना के मतलब नहीं है। ठीक है, मॉड्यूलेशन में आपने पढ़े रहेंगे कि एंटीना की हाइट कैलकुलेट करते हैं उसकी वेवलेंथ से, तो वही सेम फंडामेंटल यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, और सेकंड और थर्ड चीज जो है, एरिया कम हो गया तो ट्रांसमिटिंग पावर की रिक्वायरमेंट भी क्या हो गई, कम हो गई। तो सेल्यूलर सिस्टम ने क्या किया, ये कॉन्सेप्ट लेकर आया। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा देखा वर्ड टू वर्ड, सबसे मेन चैलेंज जो था वो लोगों के लिए वो क्या था कि भाई डे बाय डे उनको डिमांड बहुत बढ़ते जा रहा था, डे बाय डे मोबाइल कम्युनिकेशन का डिमांड जो है वो बहुत बढ़ते जा रहा था। तो सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ती जा रही थी और उनके पास असाइन करने के लिए जो स्पेक्ट्रम है, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है वो बहुत लिमिटेड है। तो लोग चाह रहे थे कि हम मोबाइल यूज करें, मगर कंपनीज के पास फ्रिक्वेंसी नहीं थी उनको असाइन करने के लिए। ये सबसे मेन चैलेंज था। तो इसको टेक्निकली क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल कंजेशन कहते हैं। टेक्निकली इसको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल कंजेशन। ये चैलेंज था कि भाई स्पेक्ट्रल की मतलब फ्रीक्वेंसी की क्या हो रही है, मारामारी हो रही है, उसका डिमांड बहुत है, फ्रीक्वेंसी कम है और उसके यूजर्स जो है वो डे बाय डे सिस्टम के बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से फिर क्या होने लग गया था, कॉल ड्रॉप होने लग गए, कॉल लगा देते तो कॉल कनेक्ट ही नहीं होता था, क्योंकि कोई फ्रीक्वेंसी नहीं रहती थी सिस्टम आपको कॉल के लिए असाइन करे। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज होने लगे थे। तो इन जनरल प्रॉब्लम जो था वो ये था, स्पेक्ट्रल कंजेशन। ठीक है, उसको उन्होंने किस तरीके से सॉल्व किया, अब ये भी हम स्टडी करेंगे उसको। ठीक है, कि कौन सी टेक्निक से उन्होंने इसको सॉल्व किया। The cellular concept was a major breakthrough in solving the problem of spectral congestion. ठीक है, सेलुलर कॉन्सेप्ट जो है उसने बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू ला के दिया। ठीक है, और वो ब्रेक थ्रू क्या था कि भाई सेलुलर सिस्टम के अंदर जो स्पेक्ट्रल कंजेशन का जो प्रॉब्लम था वो उसने सॉल्व कर दिया। और वो सॉल्व करने से क्या हुआ, दूसरा क्या था चैलेंज, यूजर कैपेसिटी, क्योंकि स्पेक्ट्रम जो है वो ज्यादा रहेगा तो ज्यादा यूजर ऑक्यूपाई हो पाएंगे। स्पेक्ट्रम का कंजेशन है तो ज्यादा से ज्यादा यूजर नहीं ऑक्यूपाई कर पाएंगे। अब ये स्पेक्ट्रल कंजेशन सॉल्व होने से क्या हो गया, यूजर कैपेसिटी इज ऑफर्ड वेरी हाई, यूजर की जो कैपेसिटी है वो बहुत हाई हो गई इन अ लिमिटेड स्पेक्ट्रम अलोकेशन विदाउट एनी मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। यानी आपको ना एंटीना चेंज करने की जरूरत पड़ी, ना ज्यादा आपको कोई हार्डवेयर में कोई चेंजेस करना पड़ा, ऐसा कुछ ज्यादा चेंजेस करने नहीं पड़े। ठीक है, तो सेलुलर कॉन्सेप्ट नहीं है, स्पेक्ट्रल कंजेशन का प्रॉब्लम जो था उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या लिया, द सेलुलर कॉन्सेप्ट इज अ सिस्टम लेवल आइडिया, यानी एक सेलुलर सिस्टम है तो वो सिस्टम के लिए ही ये कॉन्सेप्ट जो था वो क्या था, बहुत ज्यादा सुटेबल और अप्लीकेबल था। इसी कॉन्सेप्ट को आप दूसरी टेक्नोलॉजी के ऊपर डाल नहीं सकते थे। The cellular concept is a system level idea which calls for replacing a single high power transmitting large cell, लिखा है ना, with many low power transmitter small cell। यानी लार्ज सेल जो है वो किस में कन्वर्ट हो गए, स्मॉल सेल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, हाई पावर ट्रांसमीटर वाले जो टावर थे वो अभी किस में कन्वर्ट हो गए, लो पावर ट्रांसमीटर में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, एंड ईच प्रोवाइडिंग कवरेज टू ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द सर्विस एरिया। हर एक सेल जो है वो एक छोटे से सर्विस एरिया को क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, छोटे से जियोग्राफिकल एरिया को ही वो कवर कर रहा है और उसी के उसमें वो नेटवर्क को प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एक फर्स्ट स्टेप था जो उन्होंने चेंज किया कि भाई बड़े लार्ज सेल थे उसको छोटा कर दिया, टॉल टावर थे उनको शॉर्ट कर दिया, और हाई ट्रांसमिटिंग पावर वाले बेस स्टेशन जो थे वो लो ट्रांसमिटिंग पावर में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि एरिया जो है वो कम हो गया तो पावर की रिक्वायरमेंट भी क्या हो गई, कम हो गई। हर बेस स्टेशन के पास क्या था, each base station is allocated a portion of total number of channels available to entire system। पूरे सिस्टम के पास जितना रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसमें से थोड़ा ग्रुप ऑफ रेडियो चैनल्स जो है वो हर बेस स्टेशन को असाइन किए गए। एंड नियर बाय बेस स्टेशंस आर असाइन डिफरेंट ग्रुप ऑफ चैनल। और बाजू वाला जो सेल है नियर बाय वाला, ठीक है, जिसको हम नेबरिंग सेल भी कहते हैं, तो वो सेल को भी ग्रुप ऑफ रेडियो चैनल असाइन किए गए। मगर दोनों सेल में डिफरेंस क्या था कि दोनों की फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो अलग अलग है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी जहां से स्टार्ट हो रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कहीं और से स्टार्ट होगी। ठीक है, दोनों बेस स्टेशन को ग्रुप ऑफ रेडियो चैनल दिए गए, मगर दोनों का सीरियल नंबर बोलो या फ्रीक्वेंसी नंबर बोलो आप, वो क्या था, अलग अलग था, ताकि दोनों के बीच में इंटरफेरेंस ना हो।
ठीक है, नेबरिंग बेस स्टेशन आर असाइंड डिफरेंट ग्रुप ऑफ चैनल सो दैट द इंटरफेरेंस बिटवीन द बेस स्टेशन इज मिनिमाइज। ठीक है, वो कौन से टाइप का इंटरफेरेंस है उसको कैसे मिनिमाइज करते हैं वो भी हमारा इसके आगे का टॉपिक है। बाय सिमेट्रिकल स्पेसिंग बेस स्टेशन इन देयर चैनल ग्रुप्स थ्रू आउट अ मार्केट, मार्केट यानी पूरा सर्विस एरिया। ठीक है, तो फॉरेनर ऑथर है तो वहां की टर्मिनोलॉजी उनमें यूज किए। मार्केट यानी हमारा ये नहीं कि हमारा घर और मार्केट, ऐसा नहीं है। बिजनेस एरिया इसको मार्केट कहते थे पहले, पहले यानी बिजनेस एरिया के अंदर ये सब सर्विसेज ज्यादा अवेलेबल होती थी। फिर उसके बाद वो क्या हो गई, बिजनेस से कमर्शियल हो गई, तो इसके लिए वो मार्केट टर्म, नो बिग डील इस मार्केट टर्म से। ठीक है, बाय सिमेट्रिकल स्पेसिंग बेस स्टेशन इन दैट चैनल ग्रुप थ्रू आउट अ मार्केट, द अवेलेबल चैनल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द जियोग्राफिकल रीजन। पूरे सिटी के अंदर जितने भी अवेलेबल चैनल्स है वो इक्वली उन लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एंड मे बी रीयूज्ड, एंड मे बी रीयूज्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो वर्ड है ना, मे बी रीयूज्ड। ठीक है, एज मेनी टाइम्स एज नेसेसरी, यानी एक जगह पे जो हमने एक फ्रीक्वेंसी असाइन की है वही सेम फ्रीक्वेंसी हम दूसरी जगह पर उसको वापस से रीयूज कर सकते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज। ये कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी रीयूज कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, मतलब ये जो सेल है यहाँ पर, ये जो सेल है यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी असाइन हुई है वही सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पर असाइन हुई है, तो ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी रीयूज। इसको क्या कहते हैं हम, फ्रीक्वेंसी रीयूज। क्यों ऐसा करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है वो क्या है, लिमिटेड। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है वो क्या है, लिमिटेड। आ रही है बात समझ में? ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। 2003 में 2003 में खांदेश्वर स्टेशन मोस्टली आप सब लोगों ने देखा होगा। खांदेश्वर स्टेशन, जो भी कॉलेज आते हैं ट्रेन से तो मोस्टली उन सब लोगों ने खांदेश्वर स्टेशन देखा होगा। कि खांदेश्वर स्टेशन पर सुबह में या खास करके शाम को जब लोग घर पे रिटर्न आते हैं उस टाइम पे कितनी भीड़ रहती है। ठीक है, तो खांदेश्वर स्टेशन में अभी फिलहाल इतनी भीड़ रहती है और 15-20 रिक्शा आराम से बाहर खड़ी रहती है और कंटिन्यू रिक्शा आते जाते रहती है। आप रात को 11-12 बजे भी वहां पर उतरेंगे तो आपको रिक्शा मिल जाएगी। ठीक है, और एट ए टाइम कई सौ लोग ट्रेन में से उतरते हैं खांदेश्वर स्टेशन पे। कई सौ लोग जो है खांदेश्वर स्टेशन पे शाम के टाइम पे उतरते हैं। ये अभी का सिनेरियो है, 2020 का सिनेरियो है। यही आप 2003 में देखेंगे। 2003 में जब मैं बॉम्बे आया था उस टाइम पर खांदेश्वर स्टेशन की हालत क्या थी पता है आपको? खांदेश्वर स्टेशन के दोनों साइड आप नजर घुमा के देखो तो एक साइड तो पूरा खाली खाली ग्राउंड है। ठीक है, सीधा पहाड़ दिखता है, बॉम्बे बॉम्बे बाईपास रोड दिखता है, पुणे बाईपास रोड दिखता है, और एक तरफ जो है वो पूरी लाइन से बिल्डिंगें बन गई। तो 2003 में इसका सिनेरियो जो था उल्टा था। दोनों साइड पूरी खाली थी, इस तरफ भी जंगल और खाली था और दूसरे साइड भी जंगल, जहां पर अभी आपको बिल्डिंग्स दिख रही है वो भी पूरा क्या था, खाली था। डायरेक्ट आपको मेन हाईवे दिखता था, जो कलम्बोली सर्कल से जो मेन हाईवे जाता है ना बॉम्बे की तरफ, वो हाईवे दिखता था सीधा। पूरा ग्राउंड खाली था, वहां पर क्रिकेट मैच के टूर्नामेंट होते थे, क्या क्या होता था वहां पर। अभी आज क्या हो गया, वहां पर इतनी सारी बिल्डिंग्स बन गई। ठीक है, 2003 में लोकल ट्रेन में से शाम के टाइम पर जो पीक आवर्स जिसको कहते हैं, भीड़ भाड़ वाला जो टाइम रहता है, शाम को 6 बजे लेकर रात को 9 बजे तक या 10 बजे तक, उसमें हार्डली गिनती के लोग उतरते थे। 10-15 लोग तो मैक्सिमम मैक्सिमम 10-15 लोग उतरते थे खांदेश्वर स्टेशन पे। और अगर आप भाग के बाहर नहीं निकले तो आपको रिक्शा भी नहीं मिलेगी, आपको फिर रुकना पड़ेगा 15-20 मिनट, आधा घंटा, या तो फिर चल के जाना पड़ेगा। ये हालत थी खांदेश्वर स्टेशन की। ठीक है, अभी ओवर द टाइम क्या होता गया, डेवलपमेंट होते गया, बिल्डिंग्स बनते गए, वहां पे लोग आते गए, बसते गए, रहते गए, ट्रैफिक हो गया। ठीक है, अब लोग आगे बसने लग गए तो हर चीज आ गई वहां पर, किराने की दुकान आ गई, मोबाइल के टावर आ गए, पार्किंग हो गई, गार्डन हो गया, आने जाने के लिए रिक्शा आ गई, सब कुछ आ गया, हर फैसिलिटी आ गई। यही 2003 में 15 साल पहले आप पीछे जाएंगे तो कुछ भी नहीं था। तो जमीन तो उतनी ही थी ना, खांदेश्वर स्टेशन का जो फिजिकल एरिया था, जियोग्राफिकल एरिया था, वो तो उतना ही था। ओवर द टाइम क्या हुआ, डेवलपमेंट होते गया तो वहां पर लोगों की भीड़ बढ़ गई। अब 2003 में मान लो वहां पर एक ही टावर था मोबाइल का, क्योंकि लोग कम थे, लोग कम थे, टावर एक ही टावर था, वो सफिशिएंट था, सब लोगों को क्या कर रहा था, वो वहां पर सर्विस प्रोवाइड कर दे रहा था। एक
पूरा बड़ा हमने लार्ज सेल बनाए जो पूरे खांडेश्वर एरिया को कवर करता था। एक बड़ा वहां पर टॉल टावर लगा दिए हाई ट्रांसमिटिंग पावर वाला, जो पूरे एरिया को कवर करे और वहां पे जितने लोग हैं उनको नेटवर्क प्रोवाइड करे। अब ओवर द टाइम क्या होता है कि हर बेस स्टेशन की एक लिमिट रहती है कि इतने यूजर को वो हैंडल कर सकता है। अब डे बाय डे यूजर्स वहां पर बिल्डिंग से बढ़ती गई, लोग आके रहने लगे, बसने लगे, तो सब लोग मोबाइल तो यूज कर ही रहे हैं, तो वो टावर के ऊपर क्या होते जाएगा, ट्रैफिक लोड बढ़ते जाएगा ना, क्योंकि पहले नंबर ऑफ यूजर कम थे, अब डेवलपमेंट होते गया, लोग आके बसने लगे, तो नंबर ऑफ यूजर क्या होते गए, बढ़ते गए। तो नंबर ऑफ यूजर बढ़ते गए तो वो बढ़ते बढ़ते भी क्या हो गया, उसकी लिमिट क्रॉस हो गई। एक बेस स्टेशन की जो लिमिट थी XYZ जो भी लिमिट रहेगी वो क्या हो गई, क्रॉस हो गई। तो अब कंपनी ने क्या किया, एक बड़े बड़े सेल को उन्होंने क्या कर दिया, छोटे सेल्स में कन्वर्ट कर दिया, जो मैंने आपको नीचे अभी पॉइंट बताया था कि लार्ज सेल स्मॉल सेल में कन्वर्ट हो गए, टॉल टावर जो है वो शॉर्ट हो गए, और हाई ट्रांसमिटिंग पावर क्या हो गया, अभी लो ट्रांसमिटिंग पावर हो गए। तो अभी एक बड़े सेल के बदले 3 छोटे सेल बनाए, एक बड़े सेल के बदले हमने क्या किया, 3 छोटे सेल बनाए। ये हमको क्यों करना पड़ा, क्योंकि नंबर ऑफ यूजर्स जो है वो डे बाय डे क्या होते गए, बढ़ते गए। तो पहले एक सेल के पास जो फ्रीक्वेंसी थी तो वो एक ही ग्रुप ऑफ रेडियो चैनल लग रहा था, अभी यूजर बढ़ गए, 3 सेल आ गए, यानी अभी 3 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ज्यादा लगेगी, है कि नहीं, 3 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ज्यादा लगेगी, क्योंकि पहले एक सेल था, अभी 3 सेल हो गए, और वो भी फुल सब भरे हुए हैं, हर सेल के पास फुल ट्रैफिक लोड है। तो अब इतनी फ्रीक्वेंसी लाएंगे कहाँ से, तो इन्होंने फिर क्या कॉन्सेप्ट लाया, फ्रीक्वेंसी रीयूज का कॉन्सेप्ट लेकर आया। क्या कॉन्सेप्ट लेकर आए उन्होंने, फ्रीक्वेंसी रीयूज का कॉन्सेप्ट लेके आए, जिसमें उन्होंने सबसे पहला स्टेप क्या किया, सेल की साइज को छोटा किया, एंटीना की हाइट को छोटा छोटा किया, यानी जो टावर जो रहते हैं ना बड़े बड़े, उसको उसकी हाइट उन्होंने टॉल की शॉर्ट कर दी, और ट्रांसमिटिंग पावर भी कम कर दी। ये सब क्यों किया उन्होंने, ताकि नेबरिंग सेल बाजू वाले सेल में से इंटरफियरेंस ना हो। फिर उन्होंने एक सेल को जो फ्रीक्वेंसी असाइन की है, वही सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वो दूसरे सेल को असाइन करने लगे। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ये। इसका एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि भाई स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी रीयूज इन सेलुलर सिस्टम, राइट प्रोसीजर टू सिलेक्ट सेल फॉर फ्रीक्वेंसी रीयूज। समझे, या explain the concept of frequency reuse, draw the frequency reuse pattern with cluster size 7, cluster size 7 यानी अभी जो हमने ऊपर देखा ना, इसी तरीके से 7 और 12 के लिए बोला है, एडवांटेजेस पूछा है, तो ये सब उसके पैटर्न है क्वेश्चंस पूछने के। ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर देखो वही सेम चीज एक वापस से मैं बताते जा रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी रीयूज कि पहले उसने सेल को डिफाइन किया है, ईच सेलुलर बेस स्टेशन इज अलोकेटेड अ ग्रुप ऑफ रेडियो चैनल टू बी यूज्ड विद इन अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। एक छोटे से जियोग्राफिकल एरिया में एक बेस स्टेशन हम लगाते हैं, और उसके पास क्या रहता है, ग्रुप ऑफ रेडियो चैनल रहते हैं, पूरा स्पेक्ट्रम नहीं रहता है, ग्रुप उस स्पेक्ट्रम का छोटा सा पोर्शन उसके पास रहता है, उसमें से छोटा सा ग्रुप निकाल के रेडियो फ्रीक्वेंसी का हम वो बेस स्टेशन को असाइन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो सेलुलर रेडियो सिस्टम रिले ऑन इंटेलिजेंट अलोकेशन एंड रीयूज ऑफ चैनल थ्रू आउट अ कवरेज रीजन। सेलुलर सिस्टम जो है वो किसके ऊपर काम करता है, इंटेलिजेंट अलोकेशन। इंटेलिजेंट अलोकेशन किसको कहते हैं कि एक सेल को जो फ्रीक्वेंसी आपने असाइन की, तो उसकी सिमिलर फ्रीक्वेंसी उसके नेबरिंग सेल को असाइन नहीं करेंगे, उसके डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आप उसके नेबरिंग सेल को असाइन करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, ताकि इंटरफियरेंस ना हो। ठीक है, each cellular base station is allocated a group of radio channel to be used, ये वही सेल की बात है। The base station in adjacent cell यानी नेबरिंग सेल, बाजू का सेल बोलो, नेबरिंग सेल बोलो, या adjacent सेल बोलो, एक ही बात है। The base station in a adjacent cell are assigned channel groups which contain completely different channels than the neighboring cells। ठीक है, दिस बेस स्टेशन एंटीना आर डिजाइन टू अचीव द डिजायर्ड कवरेज विद इन अ पर्टिकुलर सेल, और उस पर्टिकुलर सेल के जो एंटीनाज है वो ऐसे डिजाइन किए रहेंगे कि वही पर्टिकुलर सेल के एरिया को वो लोग क्या करें, कवर करें, बाय लिमिटिंग द कवरेज एरिया, यानी बड़े एरिया को क्या कर दिए, छोटा कर दिए, बाय लिमिटिंग द कवरेज एरिया टू विद इन द बाउंड्रीज ऑफ सेल, the same group of channel may be used to cover different cells that are separated from one another by a distance large enough to keep इंटरफेरेंस लेवल विथ टॉलरेंस लिमिट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बाय लिमिटिंग द कवरेज एरिया, इसका मतलब ये है कि बहुत बड़े सेल को छोटा कर दिए, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ सेल, यानी जितना उसका सेल है उसका उस पर्टिकुलर बेस स्टेशन का
कवरेज उसी सेल के अंदर रहे, उस सेल के बाहर उसका कवरेज ना जाए, सिग्नल जो है वो सेल की बाउंड्री के पास नहीं जाए। मतलब ये जी का कवरेज इतना है तो यहाँ ये उसकी बाउंड्री है, यहाँ तक कि उसका कवरेज रहे, यहाँ पर उसका कवरेज ना जाए। ठीक है, ये ध्यान में रखा जाए। द सेम ग्रुप ऑफ चैनल्स में बी यूज्ड, यानी जी को जो फ्रीक्वेंसी हमने असाइन की है टू कवर अ डिफरेंट सेल that are separated from another by distance, ये separated from another by distance, यानी जो जी को हमने ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी असाइन की है वही सेम ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी हम असाइन कर रहे हैं सेपरेट अनदर जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर। इतना मिनिमम डिस्टेंस रख रहे हैं कि उसका इंटरफेरेंस लेवल जो है वो क्या हो, टॉलरेबल हो, बाय डिस्टेंस लार्ज इनफ टू कीप इंटरफेरेंस लेवल विद इन अ टॉलरेबल लिमिट। समझ में आ रही है बात के सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है वही फ्रीक्वेंसी यहाँ पर यूज हो रही है। अगर यहाँ के बेस स्टेशन का जो पावर है वो बहुत ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा, यहाँ वाले की भी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कैच कर लेगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये जी के पास जो जी का जो कवरेज है वो विद इन उसके बाउंड्री रहे, ताकि इसका सिग्नल जो है वो यहाँ पर ना जाए, ताकि इसका सिग्नल जो है वो इस तरफ ना जाए। तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है, द डिजाइन प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एंड अलोकेटिंग, the design process of selecting and allocating channel groups for all of the cellular base station within a system is called frequency reuse, or you can say frequency planning. The design process of selecting यानी ये सेल के अंदर मुझे कौन सी फ्रीक्वेंसी अलोकेट करना है, सिलेक्टिंग एंड अलोकेटिंग चैनल ग्रुप्स, सेल को सिलेक्ट करना, चैनल ग्रुप को सिलेक्ट करना और अलोकेट करना, ताकि ये सेल और इसके नेबरिंग का ये सेल दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ए है, अब ये बी सी डी ई एफ जी ये 6 के 6 सेल जो है वो ए के क्या है, नेबरिंग सेल है। तो ए के पास जो आप रेडियो से जो सेट ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी आप असाइन करेंगे, तो बी सी डी ई एफ ये 6 के 6 सेल के पास जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो ए की रेडियो फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट रहनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये ए और ये ए के बीच में मिनिमम इतना डिस्टेंस होना चाहिए, मिनिमम इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि दोनों के बीच का इंटरफेरेंस लेवल जो है वो क्या हो, टॉलरेबल लिमिट में हो। टॉलरेबल लिमिट में हो मतलब आप बोलेंगे कि ये ए और ये ए दोनों के बीच में इंटरफेरेंस होना ही नहीं चाहिए, जीरो हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस तो रहेगा, बट हर इंटरफेरेंस की एक वैल्यू रहती है, एक लेवल रहती है। इंटरफेरेंस लेवल अगर उस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लेवल के ऊपर चला जाएगा तो वो इंटरफेरेंस लेवल जो है वो ऑब्जर्वेबल हो जाएगा। ठीक है, यूजर को डिस्टरबेंस आएगा। और अगर वो मिनिमम लेवल से नीचे अगर इंटरफेरेंस है तो वो यूजर को नोटेबल नहीं रहेगा, यूजर को पता नहीं चलेगा, तो जिसकी वजह से उसको लगेगा कि सर्विस स्मूथ है, उसका कॉल कन्वर्जेशन जो है वो इजीली अच्छे से हो जाएगा और उसके कनेक्शन में कोई इशू नहीं होगा। तो इसके लिए उसने क्या बोला है कि इंटरफेरेंस लेवल जो है वो विद इन टॉलरेबल लिमिट होना चाहिए। विद इन टॉलरेबल लिमिट के ऊपर गया तो वो नुकसान करेगा। तो ये मेन सेल फ्रीक्वेंसी रियूज की ये डेफिनेशन है। ठीक है, ये उसका बेसिक डायग्राम है। आप ये डायग्राम यूज करो, एबीसीडी वाला, या ऊपर आपको 1 2 3 4 वाला मैंने बताया था वो यूज करो। ठीक है, फिगर 2 में क्या बता रहा है, इलिस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेलुलर फ्रीक्वेंसी रियूज। सेलुलर सिस्टम के अंदर जो फ्रीक्वेंसी रियूज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया उसका वो डायग्राम, वो ऊपर जो डायग्राम है उसमें वो चीज दिखाई पड़ रही है। द फ्रीक्वेंसी रियूज प्लान इज ओवरलेड अपॉन अ मैप टू इंडिकेट वेयर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी चैनल्स आर यूज्ड। जो एरिया के अंदर, जो कंट्री के अंदर, जो स्टेट के अंदर हमको ये सेलुलर सिस्टम एस्टेब्लिश करना रहता है, उसके मैप के ऊपर ये जो हेक्सागोनल शेप का जो डिजाइन प्रोसेस है वो लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, फिर उसको डिजाइन करते हैं और उसके हिसाब से उसका फिर रेप्लिका बना बना के उसको क्या करते हैं, पूरी जगह पर पूरे उनका जो एरिया है उसको वो कवर करते हैं। ठीक है, द हेक्सागोनल सेल शेप शोन इन फिगर 1 कॉन्सेप्चुअल एंड simplistic model of radio coverage for each base station, but it has been universally adopted since the hexagonal permits easy and manageable analysis of a cellular system. ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि भाई हेक्सागोनल शेप जो है वो डिजाइन के लिए चूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल है, उसमें कोई गैप बीच में नहीं रहता है और यूनिवर्सली यानी पूरी दुनिया में डिजाइन के लिए यही शेप को कंसिडर करके सेलुलर सिस्टम का डिजाइन जो है वो बनाया जाता है। द एक्चुअल रेडियो कवरेज ऑफ अ सेल इज नोन एज द फुटप्रिंट। ठीक है, जैसा कि फॉर एग्जांपल ये सेल है ई। ठीक है, अब ई का ये ई नंबर का ये सेल है, अब इसका रेडियो कवरेज जो है वो यहाँ पर सेंटर में बेस स्टेशन है, पूरी तरफ वो सिग्नल को भेज रहा है। ठीक है, मगर वो एक्चुअल उसका रेडियो कवरेज कितना है, वो
ये डायग्राम में देखो, अब ये डायग्राम में आपको समझ में आएगा, वहां पर ये नहीं हो रहा है। फुटप्रिंट किसको कहते हैं, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल 5 नंबर का सेल है, ये सेंटर में क्या है, उसका बेस स्टेशन है जो चारों तरफ क्या कर रहा है, सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है, तो ये इतना एरिया वो कवर कर रहा है, ठीक है, ये इतना एरिया वो कवर कर रहा है, तो ये एक्चुअल एरिया कवर्ड बाय अ बेस स्टेशन, ठीक है। आइडियली ये हेक्सागोनल शेप है, ठीक है, मगर देखो ये वाला जो पोर्शन है वहां पर सिग्नल नहीं पहुंच रहा है, इतना सा पार्ट वो छूट रहा है, तो जितना एक्चुअली जो एरिया के अंदर सिग्नल पहुंच रहा है वो येलो के इसमें मैंने डार्क किया हूं, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रूट पिन। आइडियली ये 5 नंबर के सेल को कितना एरिया कवर करना चाहिए था, ये इतना पूरा एरिया कवर करना चाहिए था, मगर प्रैक्टिकली वो कितना एरिया कवर कर रहा है, ये जितना येलो में दिख रहा है, कुछ एरिया जो है वो छूट रहा है हल्का सा, ठीक है। तो एक्चुअल एरिया कवर्ड बाय बेस स्टेशन उसको क्या कहते हैं, फुटप्रिंट कहते हैं, फुट FOOT प्रिंट, फुटप्रिंट उसको कहते हैं, ठीक है। ये the actual radio coverage of a cell is known as footprint and is determined from the field measurement और propagation prediction model। एक तो सॉफ्टवेयर बेस्ड हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, जिसका नाम दिया है उसने प्रोपोगेशन प्रेडिक्शन मॉडल। दूसरा जो है वो फील्ड इंजीनियर, जिसको RF इंजीनियर कहते हैं, जो कार में बैठते हैं, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के साथ कॉल करते हैं, यानी 2 मोबाइल रहता है उनके पास, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कॉल करेंगे और उसको वो लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं, और उनके पास एक सॉफ्टवेयर रहता है, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर में वो पूरे रीडिंग्स आते जाते हैं, तो जितना उनको मैप दिया रहता है कि ये पूरे एरिया में आपको घूमना है, तो वो कार में बैठ के या चल फिर के हर गली में हर जगह पर उस एरिया में जाते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर नेटवर्क की सिग्नल स्ट्रेंथ कम हो जाती है, कहाँ पे अच्छी है, कहाँ पर एवरेज है, कहाँ पर हेड ऑफ होता है, ये पूरी रिपोर्ट वो बनाकर उनको सबमिट करते हैं। फिर वो नेटवर्क वाले जो है उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं कि भाई इसको किस तरीके से ओवरकम करना है, ठीक है। Although the real footprint is amorphous in nature, regular cell shape is needed a symmetrical shape of design, ठीक है। While it might be seen actual to choose ये सब जनरल पॉइंट्स है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द फ्रीक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट, ऊपर से सीधा हम यहाँ पर आ जाएंगे क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है वो उसके डिजाइन प्रोसेस का दिया गया है, जो बहुत सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूँ, अभी जो वर्बली जो बोला हूँ वही चीज ऊपर लिखी हुई है। ये जो है जो आपके आंसर में फ्रीक्वेंसी रीयूज का डायग्राम और ये चीज आपके आंसर में आनी चाहिए, तो वो क्या है, टू अंडरस्टैंड द फ्रीक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट कंसीडर अ सेलुलर सिस्टम which has a total of S duplex channel available for use, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रीयूज को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं कि भाई हमारे पास टोटल स्पेक्ट्रम जो है, टोटल नंबर ऑफ चैनल्स जो है वो कितने हैं, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, S से डिनोट करते हैं, ठीक है। इफ ईच सेल इज अलोकेटेड अ ग्रुप ऑफ चैनल्स, हर सेल को हम क्या देंगे, पूरा स्पेक्ट्रम नहीं देते हैं, ग्रुप ऑफ चैनल देते हैं, तो ग्रुप ऑफ चैनल को हम किससे डिनोट करते हैं, K से। टोटल नंबर ऑफ चैनल्स हमारे पास कितने हैं, डुप्लेक्स चैनल, टोटल नंबर ऑफ डुप्लेक्स चैनल कितने हैं, कैपिटल S, और हर एक छोटे सेल को हम कितने चैनल असाइन करेंगे, स्मॉल k, यानी ये टोटल डुप्लेक्स चैनल में से एक छोटा सा पोर्शन निकाल के हम एक सेल को असाइन करेंगे, तो उसको हम स्मॉल k से डिनोट करेंगे, मतलब k इज ऑलवेज ऑलवेज लेस देन s, k हमेशा s से क्या होना चाहिए, छोटा ही रहना चाहिए। एंड इफ द s चैनल्स आर डिवाइडेड, और s चैनल जो है यानी टोटल हमारे पास जो अवेलेबल चैनल्स है उसको हम क्लस्टर में डिवाइड करेंगे, एस चैनल्स आर डिवाइडेड अमंग द एन, एन क्या है, क्लस्टर साइज, कैपिटल एन क्या है, क्लस्टर साइज है, ठीक है। सेल इनटू यूनिक एंड डिसजॉइंट चैनल ग्रुप, यूनिक यानी हर सेल को अलग अलग फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए, कोई भी दो सेल की फ्रीक्वेंसी जो है, जो नेबरिंग सेल है, एडजेसेंट सेल है, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम नहीं होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए मतलब डिसजॉइंट होनी चाहिए, दोनों की फ्रीक्वेंसी का ग्रुप, चैनल ग्रुप जो है वो अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। तो ये टोटल S channels are divided among the N cells into unique and disjoint channel groups which each have the same number of channels। हर सेल के पास नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, जैसा सबको 10 दिए, 7 सेल है, 70 आपके पास रेडियो फ्रीक्वेंसी है, टोटल 7 क्लस्टर के अंदर 7 सेल है, तो हर सेल को 10-10 आएगी, यानी अमाउंट जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी असाइन करने का वो सेम रहेगा, हर एक के पास 10-10 है, बट हर एक के पास यूनिक होनी चाहिए और डिसजॉइंट होनी चाहिए, बहुत सिमिलर नहीं होनी चाहिए, आजू बाजू वाली नहीं रहनी चाहिए फ्रीक्वेंसी नहीं, ठीक है। तो इसको वो फॉर्मूले में हम कैसा एक्सप्रेस करते हैं, तो S इज इक्वल टू K इंटू एन। S क्या है, टोटल नंबर ऑफ डुप्लेक्स चैनल, K क्या है, ग्रुप ऑफ चैनल्स,
और कैपिटल एन क्या है, क्लस्टर साइज। कैपिटल एन क्या है, क्लस्टर साइज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसने दिया है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लस्टर। फ्रीक्वेंसी रिड्यूस के साथ ये भी पूछा है, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस के साथ ये जॉइंट क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर मैंने अलग से उसको मार्क करके दिया हूँ। 2 मार्क्स के लिए फ्रीक्वेंसी रिड्यूस है, 2 मार्क्स के लिए क्लस्टर का पूछा है। द n cells which collectively use the complete set of available frequency is called as cluster। ये क्लस्टर की डेफिनेशन हो गई। मैंने जैसे ऊपर भी बताया था, 2 क्लस्टर हमने एबीसीडी वाला एक था, सिमिलरली उसके बाजू में था ना, मैं क्या बताया था कि भाई टोटल स्पेक्ट्रम जो है उसको हम नंबर ऑफ सेल क्लस्टर साइज में डिवाइड कर देते हैं, उसको डिजाइन कर लेते हैं, और वही फिर सेम सेल का डिजाइन जो है उसको हम रेप्लिका करते रहते हैं, कॉपी करते रहते हैं, जेरोक्स करते रहते हैं। तो कितनी बार हमने उसको रेप्लिका किया, कितनी बार हमने उसका जेरोक्स किया, सेम टू सेम डिजाइन दूसरे एरिया के ऊपर हमने यूज किया, ठीक है। सेम डिजाइन है, सेम रेडियो फ्रीक्वेंसी है, बट जियोग्राफिकल एरिया जो है वो अलग है। तो इफ अ क्लस्टर इज रेप्लिकेटेड, डुप्लीकेटेड, रेप्लिकेटेड बोलो या डुप्लीकेटेड बोलो, इफ अ क्लस्टर इज रेप्लिकेटेड m टाइम्स within the system, the total number of duplex channel C can be used to measure the capacity and is given। अब जितनी बार हमको एरिया कवर करना है, जितना एरिया हमको कवर करना है, जितना एरिया हमको कवर करना है, उतना एरिया कवर करने के लिए हम उतनी बार उसका डुप्लीकेट बनाते रहेंगे। तो कितनी बार हमने डुप्लीकेट बनाए और उससे कितने यूजर जो है वो ऑक्यूपाई हो जाएंगे उस पर्टिकुलर सेलुलर सिस्टम में, तो उसको क्या कहते हैं, मेजर ऑफ कैपेसिटी या मेजर ऑफ सिस्टम कैपेसिटी। तो इस सिस्टम कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी इज इक्वल टू, कितनी बार हमने रेप्लिका किया है, m टाइम्स। किसको रेप्लिका किया है, क्लस्टर के डिजाइन को, k इंटू एन को, k इंटू एन, ठीक है। तो c इज इक्वल टू m इंटू k इंटू एन, और यू कैन से k इंटू एन क्या था यहाँ पर, s, तो m इंटू s। तो c इज इक्वल टू, दो फॉर्मूले बनते हैं, c इज इक्वल टू m इंटू k इंटू एन, और यू कैन से c इज इक्वल टू m इंटू s। दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्लस्टर की साइज जो है वो ऐसी रहती है, द फैक्टर n इज कॉल्ड द क्लस्टर साइज एंड इज टिपिकली क्लस्टर साइज 4 रहेगा, 7 रहेगा, 12 रहेगा। इफ द क्लस्टर साइज इज n is reduced while the cell size is kept constant, more clusters are required to cover a given area and hence more capacity is achieved। अब वो क्या बोल रहा है ये पॉइंट के अंदर, कि अगर हम क्लस्टर साइज n को क्या करेंगे, कम करेंगे, और सेल साइज इज केप्ट कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है, इफ द क्लस्टर साइज n इज रिड्यूस्ड, यानी पहले आपको 12, आपका क्लस्टर साइज क्या था, 12 था, अब उसको हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। इफ द क्लस्टर साइज n इज रिड्यूस्ड, 12 से हमने उसकी वैल्यू क्या कर दी, 7 कर दी, तो क्लस्टर साइज कम हो गया। बट सेल साइज इज केप्ट कांस्टेंट, मतलब सेल का जो रेडियस है, ठीक है, एक सेल का जो एरिया है उसका जो रेडियस है वो हमने सेम रखा है। तो क्या होगा, तो मोर क्लस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ गिवन एरिया, मोर क्लस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ गिवन एरिया। गिवन एरिया जितना हमको दिया गया है कवर करने के लिए, उसको हमने पहले 12-12 सेल के 2 क्लस्टर लगते थे, मतलब कितने होते थे, 24 सेल बनते थे। अब वो कितना हो गया है, क्लस्टर साइज कम हो गई, 12 से कितनी हो गई, 7 हो गई। तो वो 24 सेल का एरिया कवर करने के लिए हमको 7 वाले कितने क्लस्टर बनाने पड़ेंगे, 7, 14, 21 एंड 21 से ज्यादा अप्रोक्सीमेट, तो यानी 3 से ज्यादा क्लस्टर बनेंगे। तो ये m की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। m जो है नंबर ऑफ रेप्लिका जो करना है वो बढ़ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर बढ़ेगा तो c भी बढ़ेगा, क्योंकि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद c। m की वैल्यू बढ़ेगी तो c की वैल्यू भी बढ़ेगी, यानी क्लस्टर का जितना आप डुप्लीकेट बढ़ाओगे, जितना उसका आप रेप्लिका बढ़ाओगे, उतनी आपकी सिस्टम की कैपेसिटी जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। अब इसका प्रॉब्लम जब हम देखेंगे तो हो सकता है आपको इंशाल्लाह बहुत और थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा प्रॉब्लम जब हम देखेंगे तो, ठीक है। कन्वर्जली स्मॉल क्लस्टर साइज इंडिकेटेड को चैनल सेल आर लोकेटेड मच क्लोजर टुगेदर, ठीक है। छोटे क्लस्टर साइज में क्या होता है कि को चैनल सेल जो है वो एक दूसरे के करीब ज्यादा रहते हैं, और लार्ज क्लस्टर सेल साइज में क्या रहता है, सेल की रेडियस बड़ी रहती है, तो डिस्टेंस बिटवीन को चैनल सेल भी क्या रहता है, ज्यादा दूर दूर रहता है, ठीक है। अगर ये काम हम करेंगे, क्लस्टर साइज कम करेंगे, तो को चैनल सेल जो है वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, क्लोजर टुगेदर। को चैनल सेल मतलब ये दोनों क्या है, को चैनल सेल है, ये ई और ये ई दोनों क्या है, को चैनल सेल। को चैनल सेल मतलब ये सेल के पास जो सेम सेट ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी है, वही सेम सेट ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी ये सेल के पास भी है।
वो दो सेल जो दोनों सेम सेट ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं बट एट डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया, डिफरेंट लोकेशन, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, को चैनल सेल कहते हैं। तो अगर हम क्लस्टर साइज कम करते हैं तो हमारा ये को चैनल सेल जो है वो क्या हो जाएगा, करीब करीब रहेंगे, ठीक है। और अगर हम क्लस्टर साइज बड़ी रखते हैं तो को चैनल सेल जो है उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो भी क्या रहेगा, लार्ज रहेगा। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ये क्लस्टर बनाने की तो आपको समझ में आएगा। और क्लस्टर किस तरीके से बनता है वो भी हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी रीयूज पैटर्न, ये रीयूज पैटर्न जो है वो किस तरीके से बनाया गया है, ये भी एग्जाम में पूछा है। तो इसको बनाने का एक मेथड है, वो मेथड से हमको वो क्या करना है, इसको बनाना है, ठीक है। ये उसका मेथड और उसका फॉर्मूला है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, फ्रीक्वेंसी रियूज को थोड़ा वापस से रिवाइज करेंगे, ठीक है, ये एग्जाम्पल को समझने के लिए। और फिर हम इसके आगे के स्टेप्स को देखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ये आज जो पढ़ाया गया है उसमें किसी को है कुछ नहीं समझ में आया, या कोई टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आई। सी क्या है, सिस्टम कैपेसिटी है। कैपिटल एस क्या है, टोटल डुप्लेक्स चैनल है। स्मॉल के क्या है, ग्रुप ऑफ रेडियो चैनल्स विच इज असाइन टू इंडिविजुअल सेल है, ठीक है। एम क्या है, नंबर ऑफ डुप्लीकेटेड क्लस्टर डिजाइन। क्लस्टर डिजाइन को हम कितनी बार डुप्लीकेट करेंगे, कितनी बार उसका रेप्लिका करेंगे, तो दैट इज डिनोटेड बाय एम, ठीक है। तो ये सब तीन कितनी टर्मिनोलॉजी देखे हमने टोटल, 3 से 4, ठीक है। एस, के, एन और एम और सी 5 है। एस क्या है, टोटल नंबर ऑफ डुप्लेक्स चैनल, ये टोटल नंबर ऑफ डुप्लेक्स चैनल कितने हमारे पास, दैट इज कैपिटल एस। ग्रुप ऑफ चैनल्स कितने हैं, दैट इज स्मॉल के। एन क्या है, क्लस्टर साइज, 3 टर्मिनोलॉजी यहाँ पर हो गई। सी क्या है, टोटल सिस्टम की कैपेसिटी कितनी होगी, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। और ये क्लस्टर का जो हमने डिजाइन बनाया है उसको हम कितनी बार रेप्लिका करेंगे, क्लस्टर को हम कितनी बार रेप्लिका करेंगे, तो वो रेप्लिका टाइम्स जो है वो है कैपिटल एम, ठीक है। तो ये 5 सिंबल है, इसको हमको ध्यान में रखना है। इसके नाम को हमको समझना है। एस टोटल नंबर ऑफ डुप्लेक्स चैनल है। कभी कभी प्रॉब्लम के अंदर क्या दिया रहता है, सिंगल चैनल दिया रहता है, डुप्लेक्स चैनल नहीं दिया रहता है, तो सिंगल चैनल को डुप्लेक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये कभी डुप्लेक्स को सिंगल में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। इसके छोटे छोटे एकदम सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स है यही फॉर्मूले के ऊपर। ये जो 2 फॉर्मूले दिख रहे हैं और 1-2 फॉर्मूले आएंगे, इससे टोटल 4 फॉर्मूले हैं एकदम छोटे छोटे। उसके ऊपर इसका प्रॉब्लम आता है डिजाइन करने का, कि कितने चैनल है तो कितना क्लस्टर बनेगा, इतना क्लस्टर है तो कितने सेल बनेंगे, कितने यूजर, सिस्टम की कैपेसिटी कितनी होगी, वगैरह वगैरह। समझ में आ रहा है, इसमें है किसी को डाउट?